नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात और मैं हूं नगमा। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आज बैठक हुई है और बैठक से जुड़ी हुई जानकारी केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने दी। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। कोरोना काल में कार्यकर्ताओं ने सेवा की है। इस बैठक में अगले साल 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी मंथन हुआ है। 19 महीने के इस कार्यकाल में जो कोविड वाला एक समय गुजरा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में केवल राजनीति नहीं बल्कि सेवा परमो धर्म, पार्टी ने सेवा को अपने काम का आधार बनाया और ये देश के राजनीतिक विषय में एक भारतीय जनता पार्टी का योगदान है, जिसमें सत्ताधारी पार्टी ने सारी सुविधा होने के बाद भी सेवा के माध्यम से एक महामारी के दौर में लोगों को जोड़ करके रखा जा सकता है, उसको आगे बढ़ाने का माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने बहुत प्रेरक और महत्वपूर्ण संदेश में आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की कार्यनीति को बनाने के लिए एक बड़ा मंत्र सभी कार्यकर्ताओं को दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सामान्य आदमी के मन के विश्वास का सेतु बनना चाहिए, बिकम ए ब्रिज ऑफ फेथ फॉर कॉमन मैन। गोवा, उत्तराखंड, मणिपुर और उत्तर प्रदेश के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्रियों के द्वारा आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी चुनाव के संबंध में पूरा विषय रखा गया। राज्य सरकारों के द्वारा जो 5 साल में अभूतपूर्व कार्य किए गए हैं, उनका व्रत मुख्यमंत्रियों के द्वारा रखा गया और उसके साथ ही जनता से जुड़ने के लिए, विभिन्न विषयों को उनके बीच में ले जाने के लिए, विभिन्न वर्गों के साथ समन्वय बनाने के लिए पार्टी की जो योजनाएं विभिन्न भिन्न राज्यों में बनाई गई है, उनका पूरा व्रत वहां के प्रदेश अध्यक्षों ने दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए एक अखबार में छपी देश में गरीबों की बढ़ती संख्या पर जुड़ी रिपोर्ट को टैग किया और ट्वीट किया है कि जो पहले मध्य वर्ग में थे वो अब गरीब हैं। जो पहले गरीब थे वो कुचले जा रहे हैं। कह गए थे जो कहते थे अच्छे दिन आ रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि अगर वो प्रधानमंत्री बने तो पहला फैसला महिलाओं को आरक्षण देने का करेंगे। इससे पहले यूपी में प्रियंका गांधी वाड्रा ने 40% टिकट महिलाओं को देने का ऐलान किया है। उन्होंने महिलाओं से कई बड़े वादे भी किए हैं। ये सब इस बात के संकेत माने जा रहे हैं कि कांग्रेस आगे के चुनावों की रणनीति महिलाओं को केंद्र में रखकर बना रही है। What will be the first government order you will be publishing as soon as you become a Prime Minister? I would give women's reservation. कन्याकुमारी के एक स्कूल के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत के दौरान दिया गया राहुल गांधी का ये छोटा सा बयान है, लेकिन इसे कांग्रेस की उस चुनावी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है जिसे वो महिलाओं के मुद्दे पर फोकस कर बना रही है। शुरुआत है, 40 से शुरू करेंगे। इसकी बानगी उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी नजर आ रही है, जहां प्रियंका गांधी वाड्रा 40% टिकट महिलाओं को देने का ऐलान कर चुकी हैं। 12वीं पास छात्राएं हैं, उनके लिए मोबाइल फोन मिलेगा, स्मार्टफोन मिलेगा और जो स्नातक पास है उनके लिए स्कूटी मिलेगी। हमारी सरकार आपको साल में 3 सिलेंडर मुफ्त देगी। फ्री स्मार्टफोन, स्कूटी और सिलेंडर के अलावा कांग्रेस ने यूपी चुनाव के लिए जो वायदे किए हैं, उनमें सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 10,000 रुपए मासिक, नए सरकारी पदों पर आरक्षण के प्रावधानों के तहत 40% महिलाओं की नियुक्ति जैसी बातें शामिल हैं। गर्व महसूस करती हूँ उस कांग्रेस में है मैं हूँ जिसकी महिला अध्यक्ष है श्रीमती सोनिया गांधी जी।
महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रम हो, दृढ़ निश्चय के साथ उसे आगे बढ़ाने की बात हो, तो ये कांग्रेस में ही आपको देखने को मिलेगी। इतिहास उठाएं, वर्तमान देखें या भविष्य की ओर बढ़ते हुए कदम देखें। इस आधी आबादी को केंद्र बनाकर इस देश के विकास को आगे ले जाने का काम कांग्रेस और उसके नेता कर रहे हैं। आपने देखा जब हम सरकार में थे तब भी लगातार यह प्रयास करते रहे थे, इस वक्त की राजनीतिक मजबूरियां होने के बावजूद, और उसके बाद भी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी ने इस मुहिम को जारी रखा है और प्रियंका जी ने अपने राज्य जो जिसकी वो प्रभारी हैं उसमें 40% आरक्षण दे ही दिया एक तरह से। तो और राहुल जी ने कहा है कि जब अगर वो प्रधानमंत्री जब बनेंगे तब वो सीधा पहला काम वो यही करेंगे। कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता यूपी होकर जाता है। कांग्रेस के रणनीतिकार उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अगर आधी आबादी को वे साथ ले पाए तो फिर लोकसभा चुनाव के लिए जमीन तैयार करने में मदद मिलेगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो महिला आरक्षण लागू करना राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए सपना ही बना रह जाएगा। नई दिल्ली से उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया है। चन्नी के मुताबिक पेट्रोल 10 रुपए प्रति लीटर और डीजल 5 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा। नई कीमतें आज रात से लागू होंगी। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के मुताबिक पिछले 70 सालों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें कभी इतनी कम नहीं हुई। हाल ही में केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटा दी थी, जिसके बाद कई राज्यों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम हो गई थी। पेट्रोल के रेट असी 10 रुपये घट कर रहे हैं। अज ही रात तो 10 रुपये, 5 रुपये डीजल के रेट अज तो ही रात तो असी घट कर देंगे, जेड़ा कि पिछले 70 सालों के विच कदे मैं सुनिया नहीं कि इन्ना रेट भी कदे घटिया होवे या कदे इन्ना रेट बढ़िया। पहले जो सेंट्रल गवर्नमेंट दी है, पंजाब गवर्नमेंट दे रही है, तो आम जनता को तो फायदा ही है इससे। क्या लगता है इलेक्शन ईयर है इसलिए ये तो है, यही बिल्कुल इलेक्शन ईयर की वजह से ही हो रहा है। बाकी स्टेट गवर्नमेंट ने, जैसे बीजेपी गवर्नमेंट ने कम किया है, बाकी राजस्थान वगैरह ने कम अभी नहीं किया है, तो ये लेकिन पंजाब ने कम किया सबसे पहले, तो अच्छी बात है। ये तो बहुत सा स्टेप है जी, बहुत सा स्टेप है। हम तो वैसे भी आज प्रोटेस्ट कर रहे थे, आज हमने स्ट्राइक की कॉल की हुई थी आज से 15 दिन के लिए, लेकिन ये बड़ा वेलकम स्टेप लिया है पंजाब गवर्नमेंट ने, जो कम किया है, लोगों को बहुत बड़ी राहत दी है इन्होंने। नॉर्दर्न इंडिया में पेट्रोल सबसे कम होगा शायद पंजाब में। बहुत बड़ा स्टेप लेता जी ये सारे सीएम साहब जो हमारे हैं पंजाब के, चन्नी साहब, पेट्रोल पंप जो उन्होंने बहुत सा स्टेप लिया है, पूरी जान फूंक दी हमारी ट्रेड में। और अकाली दल ने कहा है कि कीमतों में कटौती जो हुई है वो काफी नहीं है, ये कटौती और ज्यादा की जानी चाहिए थी। देखो 46 रुपए वैट, जिसमें हिस्सा इंक्लूडेड है 40% जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक्साइज में से मिलता है इनको। 46 रुपए ये वैट ले रहे हैं 100 रुपए के लीटर में। 46 में 5 घटा दिए, क्या घटाया? 20 घटाओ, लोगों को रिलीफ दो। क्यों, क्या काम कर रहे हो? ड्रामे क्यों कर रहे हो? यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विरोधी दलों के नेताओं पर एक बार फिर से निशाना साधा है। यूपी के इटावा में पार्टी के कार्यक्रम में विरोधियों की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि जब कोविड महामारी चरम पर थी तब इन लोगों ने होम आइसोलेशन से बाहर आने की जहमत नहीं उठाई। उन्होंने कहा कि जब बीमारी चरम पर थी तब मैं आपके बीच था, वो ट्विटर पर व्यस्त थे, तो उन्हें बताओ कि ट्विटर ही आपको वोट देगा। हालांकि कोविड की दूसरी लहर से निपटने के लिए यूपी सरकार की आलोचना भी हुई थी। सोशल मीडिया पर नदियों के किनारे तैरते हुए शवों की तस्वीरें लोगों को याद हैं, ये तस्वीरें काफी वायरल हुई थी। दूसरे दलों के लोग होम आइसोलेशन में थे। होम आइसोलेशन में जो आपके संकट के समय में घर में बैठ करके दुबक जाए, तो चुनाव में भी उनको घर में ही दुब के रहने की आवश्यकता है, उनको घर में ही दुबका देना। जो आपके संकट में नहीं खड़ा हो सकते हैं, आपके दुख में सहभागी नहीं हो सकते, उनको वक्त आने पर उसी प्रकार से जवाब दे जाने की आवश्यकता है जैसे वे लोग आपके संकट के समय में घर तक सीमित थे, ट्विटर तक सीमित थे। उनसे कहना कि बबुआ
ट्विटर ही वोट भी दे देगा। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में अखिलेश यादव ने लैपटॉप को लेकर योगी आदित्यनाथ को घेरा और कहा कि आपका मुख्यमंत्री ऐसा न हो जो लैपटॉप चलाना न जानता हो। अखिलेश यादव ने कहा कि लैपटॉप चलाना नहीं आता, इसलिए उन्होंने लैपटॉप नहीं बांटे। अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा कि लैपटॉप लेकर आओ, बुलडोजर लेकर मत आओ। आपका मुख्यमंत्री ऐसा नहीं हो जो लैपटॉप चलाना नहीं जानता, क्योंकि लैपटॉप चलाना नहीं जानता इसलिए उन्होंने लैपटॉप बांटने का नहीं काम किया। कौन मान लेगा कि हमारे बाबा मुख्यमंत्री लैपटॉप चला लेते हैं? अरे हम तो कहते हैं एक दिन हो जाए, लैपटॉप लेकर के आओ, बुलडोजर लेकर के मत आओ, लैपटॉप लेकर के आओ। क्रूज ड्रग केस में रोज नई नई बातें सामने आ रही हैं और आज एक बार फिर से महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने बीजेपी नेता मोहित कंबोज और समीर वानखेड़े पर निशाना साधा है। उन्होंने ये बात दोहराई कि ये मामला पूरी तरह फर्जी है। नवाब मलिक ने कहा कि दरअसल ये किडनैपिंग और फिरौती से जुड़ा हुआ मामला है और आर्यन खान का अपहरण किया गया, लेकिन एक सेल्फी ने सारी कहानी खराब कर दी। नवाब मलिक ने यह भी कहा कि इस पूरे अपहरण के पीछे मोहित कंबोज का हाथ है। नवाब मलिक ने कहा कि हमारी सरकार में मंत्री असलम शेख को भी काशिफ खान बार बार पार्टी में बुलाने की कोशिश कर रहा था। ये जो पूरा मामला है कॉर्डेलिया क्रूज का ड्रग कांड का, ये फर्जी है। मैं सीधे बताना चाहता हूं कि ये पूरा मामला किडनैपिंग का और रैंसम का है। मोहित कंबोज के साले की जरिए ट्रैप लगाई गई, वहां आर्यन खान को पहुंचाया गया और किडनैप करके 25 करोड़ की फिरौती मांगने का खेल शुरू हुआ। डील 18 करोड़ में हो गई, 50 लाख रुपए उठाए गए, लेकिन एक सेल्फी ने पूरा खेल बिगाड़ दिया। ये सच्चाई है। जो किडनैपिंग का मास्टरमाइंड है वो मोहित कंबोज है। उगाई के खेल में मोहित कंबोज ये वानखेड़े का साथी है। मोहित कंबोज के और वानखेड़े के अच्छे रिश्ते हैं। श्री वानखेड़े इस शहर के अंदर उनका एक ही खेल है कि ड्रग का धंधा धड़ल्ले से चलता रहे, ड्रग माफियाओं को संरक्षण दिया जाए, उनसे उगाही की जाए। और कौन लोग कंज्यूम करने वाले लोग हैं, जो नशे के लत के आदी हैं, बड़े घर के लोग, फिल्म जगत के लोग, उनकी जानकारी हासिल की जाए, उन्हें डराया जाए और हजारों करोड़ की उगाही की जाए। ये खेल वानखेड़े इस शहर में खेल रहे हैं। ऐसा कौन सा गठबंधन और उनका रिश्ता था कि एक ड्रग पेडलर और एक ड्रग माफिया और एक ड्रगिस्ट, जिसके ऊपर आरोप नवाब मलिक जी लगा रहे थे कि ड्रग का सबसे बड़ा किंगपिन काशिफ खान है, और उसका मियां असलम शेख के साथ भी इतना गहरा रिश्ता है कि उसको बार बार वो पार्टी में बुलाता था। रविवार के दिन मीडिया से बातचीत करते हुए महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने कॉर्डेलिया ड्रग क्रूज मामले में अपने खुलासे और आरोप लगाने का जो पूरा दौर है उसे जारी रखा। इस पूरे मामले में जो आर्यन खान है, उनका कहना है कि उनकी किडनैपिंग की गई और कहीं ना कहीं वसूली करने का ये पूरा मामला है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो बीजेपी के नेता हैं मोहित कंबोज, वो इस पूरे मामले के मास्टरमाइंड हैं। उन्होंने कहा कि मोहित कंबोज के जो साले हैं ऋषभ सचदेवा, वो उस ड्रग्स जो क्रूज़ है वहाँ पर मौजूद थे और प्रतीक गाबा और आमिर फर्नीचर वाला के ज़रिए उन्होंने आर्यन खान को उस क्रूज़ में बुलाया और कहीं ना कहीं ये तीन लोग वो हैं जिसे बाद में एनसीबी ने छोड़ दिया था। तो कहीं ना कहीं ये आरोप नवाब मलिक की ओर से लगाया गया। इसके अलावा ये भी कहा गया कि किस तरह से जो इस क्रूज़ के ऑर्गेनाइज़र हैं उन्होंने
कोशिश की थी कि महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री असलम शेख हों या फिर कई ऐसे कैबिनेट मंत्री के बच्चे हों, उन्हें भी किसी तरह से इस क्रूज़ पर लाया जाए और एक बड़ा षड्यंत्र रचने की कोशिश उनकी ओर से की जा रही थी। आरोपों की अगर बात करें तो उन्होंने ये भी कहा कि शाहरुख खान हो या फिर पूजा ददलानी, उन्हें अब डराने की कोशिश की जा रही है और उन्हें ये कहा जा रहा है क्योंकि उनके ऊपर ये आरोप है कि उन्होंने 50 लाख रुपए दिए हैं तो उन्हें जेल जाना पड़ सकता है या उनके ऊपर कार्रवाई होगी, जबकि इनका कहना है कि वो इसमें विक्टिम है, ये एक्सटॉर्शन के लिए पैसे दिए गए थे और इसमें शाहरुख खान हो या पूजा ददलानी, उन्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में हर रोज़ खुलासे हो रहे हैं, हर रोज़ नए आरोप लग रहे हैं। साथ ही साथ कल जिस तरह से मोहित भारतीय ने ये कहा था, मोहित कंबोज ने, कि सुनील पाटिल एनसीपी का नेता है, तो नवाब मलिक ने उसे खारिज किया, कहा कि वो एनसीपी के नेता नहीं है बल्कि बीजेपी के कई नेताओं के साथ उनकी तस्वीरों को देखा जा सकता है। तो मामले में कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। जिस तरह से अब मोहित कंबोज पर आरोप लग रहे हैं, तब मोहित कंबोज भी सामने आए हैं और उनका कहना है कि ये सारे आरोप गलत हैं और नवाब मलिक जो कह रहे हैं वो सही नहीं कह रहे हैं। तो इसमें जो किरदार हैं वो हर रोज़ बढ़ रहे हैं, रोज़ नए नाम भी सामने आ रहे हैं और कहीं ना कहीं कहानी में जो किरदार हैं वो कहानी से बड़े होते नज़र आ रहे हैं। बहरहाल इस पूरे मामले में आरोप प्रत्यारोप के दौर के अलावा महाराष्ट्र सरकार हो या फिर केंद्र की सरकार हो, दोनों की ओर से भी जांच जारी है। एसआईटी की टीम मौजूद है, उनकी ओर से भी कार्रवाई की जा रही है। हमने देखा कि किस तरह से एनसीबी की टीम भी मुंबई पहुंची है, समीर वानखेड़े से 6 मामले लिए गए हैं। तो चीज़ें अपने स्तर पर चल रही है और दूसरी तरफ जो नेता हैं उनकी ओर से खुलासे हों या फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर हो, वो भी अपनी ओर से जारी है। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को आज बड़ा झटका लगा है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्पेशल पीएमएलए कोर्ट के फैसले को पलटते हुए 12 नवंबर तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में उन्हें भेज दिया गया है। इससे पहले कल स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को रिमांड नहीं दी थी। देशमुख को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। प्रवर्तन निदेशालय ने देशमुख और उनके परिवार पर 27 शेल कंपनियों के जरिए अवैध पैसे को वैध करने का आरोप लगाया है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने भी अनिल देशमुख पर जबरन वसूली का आरोप लगाया था। ईडी ने अनिल देशमुख जी की कस्टडी की मांग की। हमने माननीय उच्च न्यायालय को ये कहा कि हमें कोई भी हरकत नहीं है, हम कोऑपरेशन इन्वेस्टिगेशन में करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और इस हिसाब से माननीय उच्च न्यायालय ने अनिल देशमुख जी को 12 तारीख तक ईडी कस्टडी दी है। दिल्ली एनसीआर में दिवाली के 3 दिन बाद भी प्रदूषण खतरनाक स्तर पर है। आज भी आसमान में स्मॉग की चादर है। सुबह कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के पार रहा। आनंद विहार, शाहदरा, वजीरपुर, पूसा रोड, नोएडा, गाजियाबाद समेत कई इलाकों में सबसे ज्यादा प्रदूषण है। बीते 5 सालों में दिवाली के बाद ये प्रदूषण का सबसे ज्यादा स्तर है। ऐसे में यहाँ सांस से जुड़ी बीमारी के मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टरों की मरीजों समेत आम लोगों को भी सलाह है कि संभव हो तो घर से बाहर ना निकलें। इस बार काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी सरकारों को ध्यान देना चाहिए कि इस पे पोल्यूशन कम हो। हम लोगों की साइकिल राइड्स, हम जो सुबह रेगुलर हमारा ग्रुप चलता था, ग्रुप ने बिल्कुल बंद कर दिया। आज हम लोगों ने बहुत दिनों के बाद राइड करना शुरू किया। अगर ये कम होगा तो ही हम लोग राइड कर पाएंगे, अदरवाइज तो बड़ा मुश्किल है। सांस लेना बड़ा ही मुश्किल हो पा रहा है, ब्रीदिंग बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए ध्यान दिया जाए और इस पर कुछ कंट्रोल किया जाए। कई दिनों बाद साइकिल से निकला हूँ तो यहाँ पे पोल्यूशन जो है काफ़ी ज़्यादा और पहले की अपेक्षा कम है। अब मैं ये चाहूँगा कि लोग जो है ना, ट्रैफिक भी काफ़ी हाई स्पीड पे चल रहा है और इसको भी थोड़ा सा गवर्नमेंट चाहे तो इसको कंट्रोल कर सकती है। आज थोड़ा कम फील हुआ, लेकिन अभी 2 दिन पहले या कल ले लो आप, तो कल से आज थोड़ा कम है, लेकिन कल बहुत ज्यादा था, परसों ही बहुत ज्यादा था। तो परेशानी क्या क्या हो रही है? सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। जैसे पहले तो ऐसे था कि हल्का सा ऐसे मास्क कर लेते, ठीक रहता, नॉर्मल लगता, लेकिन अभी जैसे बिल्कुल भी सांस नहीं ले पा रहे, जैसे ऐसे एकदम से कफ टाइप आ रहा है, थूकने में ऐसे दिख रहा है, मतलब थोड़ा ब्लैक वगैरह, तो वो दिक्कत हो रही है। और सुबह पूरा धुंध रह रहा है। प्रदूषण की वजह से आगरा का बुरा हाल है। यहाँ स्मॉग की चादर इतनी गहरी रही कि ताजमहल नजरों से ओझल हो रहा है। आगरा में एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक स्तर पर है।
सबसे ज़्यादा परेशानी होती है, आंखों में जलन महसूस होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है। मैंने स्पेशली अपने बच्चे के लिए नेबुलाइजर लिया है ताकि वो फ्रेश एयर ब्रीथ कर सके। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, धीरे धीरे क्यूमुलेटिव इफेक्ट है, सरकार को समझना चाहिए। इट्स वेरी हाई टाइम। डीजल वाहन कम होने चाहिए और पटाखे जो फोड़े दीपावली पे काफी नुकसानदायक है। ये बहुत बुरी बात है, हमारे एनवायरनमेंट के प्रति लोग सचेत नहीं है और अपने शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए लॉन्ग टर्म बहुत ज्यादा नुकसान कर रहे हैं आगे वाली पीढ़ियों के लिए। और पराली जलाने से जो हमारी फसल की उर्वरक क्षमता है वो भी खराब हो रही है। अरे सर बहुत दिक्कत है, मेरे आंखों ऐसे तो मैं हमारे आई साइड भी गए और इतनी जलन हो रही है कि मतलब 2 घंटे का सफर हम 5 घंटे से सफर कर रहे हैं। सुबह से 7 बजे चले हुए अभी अब यहाँ पहुंचे 5 घंटा, इतना जलन है। सरकार और प्रशासन की तमाम कोशिशों के बावजूद पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की घटनाएं रुक नहीं रही हैं। पंजाब में पिछले 2 दिनों में पराली जलाने की 8,300 से ज्यादा घटनाएं दर्ज की गई हैं। हरियाणा के कैथल में कृषि विभाग के अधिकारियों ने कई जगहों पर जल रही पराली जाकर बुझाई भी है। दिवाली के एक दिन बाद देश की राजधानी में बढ़ते प्रदूषण स्तर से हर बार की तरह इस बार भी सबका ध्यान पंजाब और हरियाणा के राज्यों में पराली जलाने की समस्या पर गया। हर साल की तरह जगदेव सिंह जैसे किसानों ने अपने खेतों में धान की पराली जलानी शुरू कर दी है। हालांकि वो ये बात मानते हैं कि आग से निकलने वाला धुआं सेहत को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन साथ ही सरकार की इस बात पर आलोचना भी करते हैं कि वो पराली के प्रबंधन के लिए आर्थिक सहायता नहीं दे रही है। पिछले 3 साल से सरकार पराली जलाने के बारे में बात कर रही है, लेकिन उससे निपटने के लिए हमें मुनासिब मुआवजा नहीं दे रही है। इस साल पराली जलाने के करीब 28,792 मामले आए हैं। 5 नवंबर 2019 तक 38,053 मामले आए थे और साल 2020 में इस दिन तक 39,122 केस हुए थे। पंजाब में शुक्रवार को 5,327 घटनाएं हुई हैं, जो इस मौसम में एक दिन की सबसे ज्यादा थीं। इस साल 5 नवंबर के 5,327 मामलों के मुकाबले में 2019 में इसी दिन करीब 6,668 केस थे और 2020 में 5,036 मामले दर्ज हुए थे। पंजाब में धान के करीब 70% फसल काटी जा चुकी है। किसान आंदोलन और बारिश में हुई देरी से इस बार अंदेशा है कि महीने के आखिर तक पराली जलने की घटनाएं होती रहेंगी। सरकार ने ना सानू हो दिता है। पराली प्रबंधन में हमारी मदद करने के बजाय सरकार हम पर कानूनी कार्रवाई करने, जेल भेजने और करोड़ों का जुर्माना लगाने की धमकी दे रही है। अगर हम करोड़पति होते तो पराली न जलाते। चुनाव नजदीक है, इसलिए सरकार किसानों को नाराज नहीं करना चाहती और इसलिए किसानों पर लगे जुर्मानों की वसूली भी सख्ती से नहीं की जा रही। हर हिंदुस्तानी को इसके ऊपर सोचना पड़ेगा, हर इंसान को सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये ग्लोबली इशू है। कोई अकेला यहाँ का पराली का और स्मोक का, कहीं नॉर्दर्न इंडिया का, पंजाब हरियाणा और दिल्ली का मसला नहीं है। हर साल सरकार वादा करती है कि पराली जलाने को रोकने के लिए मुनासिब इंतजाम किए गए हैं और आर्थिक सहायता की कमी के कारण छोटे और मझोले किसान पराली को जलाने पर मजबूर होते हैं। वक्त आ गया है कि सरकारें इस मुद्दे को प्राथमिकता दे और किसानों के साथ मिलकर इस समस्या को खत्म करें। चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई और आसपास के 10 जिलों में शनिवार रात को जबरदस्त बारिश हुई है। बारिश के बाद शहर में जगह जगह पानी भर गया है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। मुख्यमंत्री ने सभी सांसदों और विधायकों से राहत और बचाव के काम में जुटे रहने की अपील की है। राज्य सरकार ने शिक्षण संस्थानों को अगले 2 दिनों तक बंद रखने का फैसला किया है। बताया जा रहा है कि 2015 के बाद पहली बार इतनी ज्यादा बारिश चेन्नई में हुई है। पुझल नहर से 500 क्यूसेक पानी छोड़ना पड़ा है। बिहार के गया में मूर्ति विसर्जन के दौरान उपद्रवियों ने थाना प्रभारी को गोली मार दी है और गंभीर रूप से घायल थाना प्रभारी का इलाज अस्पताल में चल रहा है। उपद्रवियों की फायरिंग में 4 अन्य लोग घायल भी हुए हैं। पुलिस इस मामले में उपद्रवियों को पकड़ने के लिए लगातार छापे मार रही है। ये लगभग 6:30 बजे की घटना है कि एसएचओ अपनी गश्ती करके आ रहे थे, साथ में
अपनी गश्ती पार्टी थी साथ में, तो वहाँ पे कुछ लोग विसर्जन करके वापस आ रहे थे। उसी में कहीं बाजा बजा रहे थे, तो जिसमें SHO ने उसको मना किया और साथ में एक व्यक्ति जो हुड़दंगी कर रहा था उसको पकड़ के लेके आ रहे थे। तो लेके जैसे 1 किलोमीटर आगे चले तो बतौड़ा मार्केट पड़ता है सिकंदरपुर थाने से 1.5 किलोमीटर दूर। वहीं पे कुछ शरारती तत्व इकट्ठे होकर इन्होंने रोड़ेबाजी कर दी गाड़ी को घेर के। इसमें एक SHO को गोली लगी है, एक सैप का जवान था जिसके सिर पे चोट लगी है और एक और सैप का जवान है जिसके हाथ में चोट है। और अब बात करते हैं बिहार के मोतिहारी की। सुशासन के राज में पुलिस की पिटाई की तस्वीरें सामने आ रही हैं। मामला बिहार के मोतिहारी का है, जहां दिवाली के दिन जुआ खेलने के दौरान हुए विवाद को सुलझाने पहुंची सुगौली पुलिस पर उपद्रवियों ने हमला कर दिया। उपद्रवियों ने एक पुलिसकर्मी को घेर लिया है और उसे बिजली के खंभे से बांधकर उसकी पिटाई की और अभद्र भाषा का प्रयोग हुआ। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद कई लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है।